हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोलोइडल सॉल्यूशंस से की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। और उसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, टिंडल इफ़ेक्ट और कोलोइडल पार्टिकल्स का कलर, ये हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आई होप कि सबको समझ आ गई होंगी। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं इनकी और भी कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनमें से जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, आपने कलर तक किया था, कलर के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशंस की वो है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट जो है, मूवमेंट से आप समझ सकते हो कि मूवमेंट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल सोल के वो मूव करते हैं, और उनकी जो मूवमेंट है वो जिग जैग मूवमेंट होती है। ठीक है कि मतलब कोई एक सिस्टमेटिक मूवमेंट नहीं है कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या कभी दूसरी डायरेक्शन में या सर्कुलर हैं, वो कभी किस डायरेक्शन में और कभी किस डायरेक्शन में, इस तरह से उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, और इसको सबसे पहले देखा गया था और इसको ऑब्ज़र्व किया गया था, इस मूवमेंट को एक बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था। और इसको उन्हीं के नाम पर ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है, अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन लेते हो, एक सिंपल कोलोइडल सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में आप लेते हो, तो आप उसकी जो मूवमेंट है, ये जिगजैग मोशन जो है, ब्राउनियन मूवमेंट जो है, इसको आप एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर देखते हो तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह की मूवमेंट उसमें हो रही है। ठीक है, तो जिगजैग मूवमेंट से मतलब कि ऐसे कभी भी कहीं पर भी पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो कोई उसकी एक रेगुलर डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट की। तो इट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन, हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स व्यूड अंडर व्हेन व्यूड, जब इसको देखा गया पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इट इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, इट इज़ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो जो भी कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं उनमें कोलोइडल पार्टिकल्स ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करेंगे ही करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मैंने आपको टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में बताया था, हमने उसमें एग्जांपल लिया था कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो और उस रूम में रोशनदान है या फिर कोई छेद है जिसमें से कि लाइट अंदर आ रही है, तो आप उसमें ईजिली टिंडल इफ़ेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। एक आपको टिंडल कोन दिखाई देती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो टिंडल कोन होती है उसमें जो लाइट आ रही है, अब जो कोन बन रही है उस कोन के अंदर वाले एरिया में क्या है, क्या सब्सटेंस है, वो है एयर। और एयर में कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो उस टिंडल कोन में हमें डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। और एयर में जब डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, यानी कि जैसे हमने किया था कि स्मोक भी एक टाइप का कोलोइडल सोल ही है, कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो जो स्मोक पार्टिकल्स हैं एयर में वो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, और वो भी जिगजैग मोशन यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट हम उस टिंडल कोन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो डार्क रूम में बैठने पर, डार्क रूम में एक रोशनदान से आती हुई जो रोशनी है, लाइट है, उसमें आप टिंडल इफ़ेक्ट भी समझ सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशंस का, और एज वेल एज ब्राउनियन मूवमेंट भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो ब्राउनियन मूवमेंट है ना, अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये सभी कोलोइडल सॉल्यूशंस शो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये कोलोइडल सॉल्यूशंस के या कोलोइडल पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है कि कोलोइडल पार्टिकल्स, अगर आप डिफरेंट डिस्पर्जन मीडियम सेम ले रहे हो लेकिन डिफरेंट डिस्पर्स्ड फेज आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो मूवमेंट अलग अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मूवमेंट हमेशा जिगजैग मोशन ही होगी पार्टिकल्स की, चाहे वट एवर बी द टाइप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलोइड। एंड सेकेंड, इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज़ जितना छोटा होगा, छोटा मीन्स होगा तो कोलोइडल रेंज में ही, लेकिन उस रेंज में जो जितना कम होगा उतना ही ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज होगी। पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो उनकी ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा वो शो करते हैं, मोशन ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट इज इट किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो आपके पास सॉल्यूशन है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसकी विस्कोसिटी पर ये डिपेंड करती है कि कितना गाढ़ा है वो।
ठीक है। और जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी ही जो ब्राउनियर मूवमेंट है वो कम होगी, पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज होंगे काफ़ी और मूवमेंट उसमें कम होगी। इसलिए जो ब्राउनियर मूवमेंट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती है पार्टिकल्स की, अगर पार्टिकल्स का साइज़ कम है और दूसरा सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम है। तो ये था कि ब्राउनियर मूवमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। इसके बाद है कि ब्राउनियर मूवमेंट का कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों होती है ये होती है कि आपको पता है कि डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और लगातार जो कोलोइडल पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, लगातार वो टकराते हैं, उन पर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होती है, हर टाइम लगातार होती रहती है और अनबैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड नहीं है कि इस डायरेक्शन से होगी और इतनी ही होगी हर बार जो फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट फोर्स लगाकर और डिफरेंट डायरेक्शन से जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो बम्बार्डमेंट करते रहते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स पर, और इसलिए वो कभी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कभी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका ये कोज है अनबैलेंस्ड collision और bombardment of the colloidal particles by the particles of dispersion medium। ये तो हो गया इसका कोज। तो क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी है, इसकी कोई एडवांटेज है कोलोइडल पार्टिकल्स को, कोलोइडल सॉल्यूशंस को? यस, इसकी बिल्कुल एडवांटेज है कोलोइडल सॉल्यूशंस को, क्योंकि लगातार पार्टिकल्स कोलोइड करते रहते हैं। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, वो मूव करते रहते हैं तो वो सेटल नहीं होते हैं। अगर वो मूव नहीं करेंगे, अगर उनको जैसे कि एक कार रुकी हुई है, ठीक है, जब तक उस पर किसी चीज़ से वो चल नहीं रही है, जैसे कार बंद पड़ जाती है तो उसको चलाने के लिए उसको धक्का मारना पड़ता है, ठीक है, उसको आप चलाते हो, लेकिन जब तक धक्का नहीं मारोगे तब तक वो रुकी रहेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर धक्का लगातार लगता रहेगा पार्टिकल्स को तो वो मूव करते रहेंगे और वो रुकेंगे नहीं, और अगर वो रुक गए तो वो कंटेनर में सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो डिकम्पोज हो गया, एक तरह से डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया और डिस्पर्स्ड फेज उसमें अलग हो गया। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल एज इट डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, ब्राउनियर मूवमेंट, जिसमें अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं की है डार्क रूम में रोशनदान से आती हुई लाइट में, अगर आपने ब्राउनियन मूवमेंट डस्ट पार्टिकल्स की ऑब्जर्व नहीं की है तो आप इसको देख के आसानी से समझ जाओगे कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। तो इसके लिए आप ये वीडियो को ध्यान से देखना। ये देखो, इसमें आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये एयर में काफ़ी अच्छे कैमरा से ये पिक्चर को लिया गया है, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स देखो आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इनकी कोई एक स्पेसिफिक किसी भी एक पार्टिकल पे आप नज़र लगा लो तो उसकी कोई एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है। और ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये आ रही है एक किस में से, ये लाइट एक रोशनदान में से आ रही है। तो इसमें वीडियो में आपने देखा, आप समझ गए होगे कि ब्राउनियर मूवमेंट क्या है। वीडियो में आपको टिंडल कोन भी दिखाई दी और साथ ही साथ उस टिंडल कोन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट है यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट वो भी आपको दिखाई दी। तो एक साथ आप दो चीज़ों को उसमें देख पाए, स्टडी कर पाए, टिंडल इफेक्ट एज वेल एज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलोइडल पार्टिकल्स की जो हम करेंगे वो है चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस जब बनते हैं तो आप पढ़ चुके हो कि मोस्टली उसमें सम इलेक्ट्रोलाइट इज़ एडिड फॉर स्टेबिलिटी, है ना। कोलोइडल सॉल्यूशंस को स्टेबल बनाने के लिए उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिससे कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आ जाता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, विच इज़ सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं सब पर सेम चार्ज होगा, या तो सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा या सब पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये चार्ज आता कहाँ से है, ये चार्ज तीन तरीक़ों से आ सकता है, 3 मेथड्स हैं जिनसे कि ये चार्ज आ सकता है, लेकिन हम उसमें से जो मेनली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है
और जो मोस्टली लोगों ने साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है उसको हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये जो चार्ज है कैसे आता है, या तो आता है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स के सोल बनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन के टाइम पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर रहे हैं तो। और सेकंड रीज़न है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। आपको जब भी एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन टाइप का वर्ड आता है केमिस्ट्री में स्पेशली, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं आप एब्जॉर्प्शन ना रीड कर लो इसको। ये क्या है? एड्जॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रोलाइट के या डिस्पर्जन मीडियम के भी अगर आयंस हैं तो उनका एड्जॉर्प्शन हो जाना। प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन मीन्स किसी एक आयन के लिए प्रेफरेंस होना कि वो आयन एड्जॉर्ब होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड और मतलब कि या तो अकेला ये रीज़न होगा या फिर दूसरा रीज़न होगा नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये रीज़न भी प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का बन जाना। तो ये क्या है, ये आप एग्जांपल से अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर किस तरह से बन जाती है। ठीक है, और प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन क्या है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न है वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाय द सोल पार्टिकल्स। ठीक है, जो सोल पार्टिकल्स हैं वो या तो पॉजिटिव आयन की तरफ प्रेफरेंस शो करेंगे, उनको एड्जॉर्ब करेंगे अपने ऊपर, या नेगेटिव आयन को करेंगे। उससे अगर पॉजिटिव आयन को एड्जॉर्ब किया है तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आयंस को एड्जॉर्ब किया है तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये आयंस जो हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये डिस्पर्जन मीडियम से आते हैं, क्योंकि हमारा जो कोलोइडल सोल होते हैं उसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स पर तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो वो आयंस के एड्जॉर्प्शन से हुआ, और वो आयंस कहाँ पर होंगे? वो आयंस होंगे डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कोलोइडल सोल पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द आयन एड्जॉर्ब्ड बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, एंड विच आयन विल बी एड्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द आयन कॉमन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड द कोलोइडल पार्टिकल्स। हमने पढ़ा कि कोलोइडल सोल के जो पार्टिकल्स हैं या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पर क्या चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से चार्ज का आयन कोलोइडल सॉल्यूशन से एड्जॉर्ब किया है, डिस्पर्जन मीडियम से किस आयन को अपने ऊपर एड्जॉर्ब किया है, उसी के अकॉर्डिंग उन पर चार्ज आएगा। लेकिन वो कौन सा आयन एड्जॉर्ब करेंगे ये किस पर डिपेंड करता है? ये वो आयन एड्जॉर्ब करते हैं जो कोलोइडल पार्टिकल में भी होता है और डिस्पर्जन मीडियम में भी होता है। दोनों में जो आयन कॉमन है ये उसकी तरफ प्रेफरेंस शो करते हैं और उसको एड्जॉर्ब करते हैं। किस तरह से? इसका आप ये देखो कि मुझे जो है ना सोल चाहिए सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, मुझे सिल्वर आयोडाइड का सोल चाहिए, तो मैं इसको दो तरीके से बना सकती हूँ। या तो मैं सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करती हूँ पोटेशियम आयोडाइड में, यानी कि मैंने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो सोडियम सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन अब देखो आप डिस्पर्जन मीडियम और जो साल्ट बना यानी कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स बने उनमें कौन सा आयन कॉमन है? उनमें है आयोडीन कॉमन, है ना। कॉमन आयन क्या है? आयोडीन है। इसलिए ये जो सोल पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये आयोडाइड को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करेंगे, एड्जॉर्ब होने देंगे। और आयोडाइड एड्जॉर्ब होने से कौन सा चार्ज आ जाएगा जो कि आयोडाइड पर है? नेगेटिव चार्ज। आप इसको एक बार दोबारा से समझो कि मुझे सिल्वर आयोडाइड का सोल बनाना है, ठीक है, और मैंने डिस्पर्जन मीडियम में, इसके लिए मैं दो मेथड्स अडोप्ट कर सकती हूँ। अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम पोटेशियम आयोडाइड लेती हूँ तो मैं इसमें जो सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ सिल्वर आयोडाइड बनाने के लिए वो है सिल्वर नाइट्रेट। इससे सिल्वर आयोडाइड का सोल बन जाएगा, ये पार्टिकल्स का सोल बन जाएगा। अब डिस्पर्जन मीडियम और कोलोइडल पार्टिकल्स में कौन सा आयन कॉमन है? आयोडाइड आयन कॉमन है।
तो जो आयन दोनों में कॉमन है, ये सिल्वर आयोडाइड उसी आयन को एड्जॉर्ब करेगा, यानी कि आयोडाइड को एड्जॉर्ब करेगा। और आयोडाइड क्योंकि नेगेटिव चार्ज का है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव आयंस को इसने एड्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, चारों तरफ इस पर नेगेटिव आयंस एड्जॉर्ब हो गए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड अडोप्ट करती हूँ, उसमें क्या है कि मैंने डिस्पर्जन मीडियम अब लिया है सिल्वर नाइट्रेट, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटेशियम आयोडाइड। तो पार्टिकल्स तो वही हमें मिलेंगे, सोल हमें वही मिलेगा सिल्वर आयोडाइड का, लेकिन अब डिस्पर्जन मीडियम और कोलोइडल पार्टिकल में कौन सा आयन कॉमन है? सिल्वर आयन, ठीक है। तो सिल्वर आयन कॉमन होने से इन पर जो एड्जॉर्ब होगा आयन मीडियम से, वो होगा सिल्वर आयन, और सिल्वर आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए अब कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको यहाँ दोबारा से मैंने अच्छे से समझा दिया। इन फर्स्ट केस द आयोडाइड आयन इज कॉमन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड कोलोइडल पार्टिकल्स, सो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स एड्जॉर्ब आयोडाइड आयन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इस तरह से सिल्वर आयोडाइड पर आयोडाइड आयंस, एक आयोडाइड आयन नहीं है सिर्फ, कई सारे आयोडाइड आयंस उस पर एड्जॉर्ब हो गए। और सेकंड केस में द सिल्वर आयन इज कॉमन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट एंड कोलोइडल पार्टिकल्स मीन्स सिल्वर आयोडाइड, सो सिल्वर आयंस या सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स एड्जॉर्ब सिल्वर आयन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं इस तरह से शो कर रही हूँ, ठीक है। जब अब आप देखो मेरे पास जो सॉल्यूशन था ना, उसमें जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट था मेरे पास, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट था मेरे पास, और सिल्वर आयंस जो हैं वो इस पर एड्जॉर्ब हो गए, तो नाइट्रेट आयंस जो हैं वो अनबैलेंस्ड हो गए ना। तो अब ये क्या करेगा, जो सिल्वर आयोडाइड जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज के आयंस आ गए थे, सिल्वर आयंस आ गए थे, अब ये इन आयंस को जो कि नेगेटिव चार्ज के हैं इनको अट्रैक्ट करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन जाएगी नेगेटिव आयंस की, और वो नेगेटिव आयंस कौन से होंगे? नाइट्रेट आयंस होंगे। तो इस तरह से दो लेयर बन जाएंगी, एक लेयर ये हमारा कोलोइडल पार्टिकल तो सिल्वर आयोडाइड था, और इस पर पहले बनी पॉजिटिव आयन की लेयर, और फिर बनी इस पर नेगेटिव आयन की लेयर। पॉजिटिव आयन को तो इसने खुद अट्रैक्ट किया था, एड्जॉर्ब किया था अपने ऊपर। तो जो फर्स्ट लेयर होगी ना, फर्स्ट लेयर तो फिक्स्ड लेयर होगी, ठीक है, वो फिक्स्ड लेयर है, या हम उसको बोलते हैं स्टर्न लेयर, स्टर्न लेयर, फिक्स्ड लेयर और स्टर्न लेयर। और जो सेकंड लेयर है जो कि पॉजिटिव आयन ने अट्रैक्ट किया तो बनी है, वो डिफ्यूज्ड या डिफ्यूज्ड लेयर कहलाती है, वो, या फिर हम उसको कहते हैं कि वो मोबाइल है, मूवेबल है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है, और या हम कहते हैं मोबाइल है, और इसलिए उसको डिफ्यूज्ड लेयर का नाम दिया गया है। फर्स्ट लेयर इज़ फिक्स्ड लेयर एंड द सेकंड लेयर इज़ डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल है। When the colloidal particles acquire charge due to adsorption of any ion, these charged particles attract the oppositely charged ion from the dispersion medium, means this lead to formation of a double layer, ठीक है। आप ये देखो, इसको, ये डायग्राम है डबल लेयर फॉर्मेशन का। यहाँ पर देखो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स हैं बीच में, ठीक है, इस पर आयोडाइड आयंस, ये पोटेशियम आयन बीच में दिखा दिया, आयोडाइड आयंस इसने एड्जॉर्ब कर लिए सॉल्यूशन में से। अब जब आयोडाइड आयंस इसने एड्जॉर्ब किए हैं, तो हमारा जो यहाँ डिस्पर्जन मीडियम था ना, वो था पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड था तभी तो आयोडाइड आयन कॉमन हुआ ना, और इसने आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब कर लिया। आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब होने के बाद जो पोटेशियम आयंस बच गए, वो अब ये नेगेटिव लेयर जो है इनको अट्रैक्ट करेगी, आयोडाइड आयन की, और इसके ऊपर पोटेशियम आयंस की एक लेयर बन जाएगी। ये ज़्यादा लेयर इन्होंने दिखाई हुई है, लेकिन एक ही लेयर, हम कहेंगे कि एक ही लेयर बनेगी, ठीक है। तो जो बीच वाला है, बीच वाला पार्ट, यानी कि जो सिर्फ पहले बना था मेनली एड्जॉर्प्शन के कारण, सिल्वर आयोडाइड और उसके ऊपर आयोडाइड आयंस, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। ये कोर मतलब सेंटर, ये सेंटर है मेनली। और लेकिन जब इसके ऊपर इसने अट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव आयंस को, पोटेशियम आयंस को, तो ये एक तरह से मिसल बन गया, ठीक है।
तो इस पूरे को मीसल कहा गया है। इसको आप एक और डायग्राम से समझो। ये एक और डायग्राम है इसका। अब आप देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिंपल दिखाई हुई है बिल्कुल। ये देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ये है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव लेयर आ गई। जो नेगेटिव जो स्टर्न लेयर है, जो पहली लेयर है वो तो है स्टर्न लेयर, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड लेयर है वो। और जो बाहर वाली लेयर है वो है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। और ये जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन मतलब ये तल, ये सतह है, ये इसको दिया है, इसको नाम दिया है स्टर्न लेयर, ठीक है, क्योंकि ये जो लेयर है ये स्टर्न लेयर है, फिक्स्ड लेयर है ये, ठीक है। और इस प्लेन को स्टर्न प्लेन कहेंगे। अभी देखो, स्टर्न प्लेन लिखा हुआ है इस प्लेन को। ये लेयर जो है वो स्टर्न लेयर यानी कि फिक्स्ड लेयर, और ये जो प्लेन है ये फिक्स्ड प्लेन या स्टर्न प्लेन। इसको मेनली जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है वो फिक्स्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड लेयर, ठीक है। और इसके बाहर जो लेयर बनी वो उसका जो प्लेन है इसका, वो है स्लिपिंग प्लेन या मोबाइल प्लेन, ठीक है। स्लिप मतलब जो हट सकता है, मोबाइल हो सकता है, जो घूम सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो वो उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से समझा है कि जब चार्जेस में डिफरेंस हो जाता है ना, दो लेयर्स बन जाती हैं डिफरेंट चार्जेस की, अपोजिटली चार्जेस की, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है उन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है। एक लेयर जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी है, वो मान लो पॉजिटिव लेयर है और दूसरी जो है वो नेगेटिव लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। ये आप देखो, जीटा पोटेंशियल लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से डबल लेयर, इसमें डबल लेयर फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद इसको हम अच्छे से करते हैं। डबल लेयर, सेकंड लेयर बनने के बाद इस टाइप की डबल लेयर जिसमें कि अपोजिटली चार्जेस हैं, उसे हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा। तो इट इज़ दिस डबल लेयर इज़ नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द फर्स्ट लेयर इज़ कॉल्ड फिक्स्ड लेयर एज इट इज़ फर्मली हेल्ड टू द पार्टिकल्स। ये टाइटली हेल्ड है, टाइटली इसको पार्टिकल्स ने पकड़ा हुआ है। एंड द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर एज इट इज़ मोबाइल और मूवेबल, ठीक है। दीज टू डिफरेंटली और अपोजिटली चार्ज लेयर रिजल्ट इन ए डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन दीज लेयर्स। यही मैंने आपको अभी बताया ना कि दो अपोजिटली चार्ज जो लेयर बनी है उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा इन दोनों लेयर में, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है। आप दोनों ही नाम इसके ध्यान रखना, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब आप सिल्वर आयोडाइड का सोल बना रहे हो तो आपने डिस्पर्जन मीडियम डिफरेंट लिया, तो जो लेयर आएगी ना उसके ऊपर फिक्स्ड लेयर सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स पर, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम इसमें करते हैं। इफ़ फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। अगर फेरिक क्लोराइड जो है, हम सोल बना रहे हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, और उसमें अगर फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में, तो उस पर फेरिक आयंस एडजॉर्ब होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड लेयर बन जाएगी इसकी, और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। ये जो पूरा पार्टिकल बनेगा, जो कोर बनेगा, जो कोर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और अगर फेरिक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं, ठीक है, इफ़ फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रेटेड जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा वो हाइड्रोक्साइड आयंस को एब्जॉर्ब करेगा, और इसलिए जो कोर होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो फर्स्ट लेयर या फिक्स्ड लेयर बनेगी वो नेगेटिव चार्ज की लेयर होगी, ठीक है। तो ये जो है चार्ज था पार्टिकल्स पर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इस चार्ज का भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि सभी कोलोइडल पार्टिकल्स पर सेम चार्ज आ जाता है, या तो सभी पर नेगेटिव चार्ज होगा या सभी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए उनके बीच में रिपल्जेंस रहेंगी,
और रिपल्जन्स रहेंगी तो वो नज़दीक नहीं आएंगे, ठीक है, और इसलिए सोल स्टेबल ही रहेगा, वो कोएगुलेट नहीं होगा, ठीक है, कोएगुलेशन उसमें नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन उसमें नहीं होगी। अगर डिफरेंट चार्जेस के पार्टिकल्स उसमें हो जाते तो क्या होता, तो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता, वो नज़दीक आते और कोएगुलेशन हो जाती और सोल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता, यानी कि प्रेसिपिटेट्स बन जाते ना, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो कोलोइडल रेंज से ऊपर की रेंज में चले जाते, बिग पार्टिकल्स बन जाते और कोलोइडल सोल डिकम्पोज यानी कि कोएगुलेट हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलोइडल पार्टिकल्स की, कोलोइडल सॉल्यूशंस की, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो वर्ड ऐड होता है ना, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके आपने कुछ स्टडी किया। तो यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है द कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, हमें पता है ये, है ना। तो इसको अगर हम प्रूव करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली, आपको कोलोइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप कह रहे हो कि इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो प्रूव करके दिखा सकती हूँ, कैसे, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या करूँगी, एक सॉल्यूशन लूँगी, ठीक है, और एक यू ट्यूब लूँगी, इस टाइप की यू ट्यूब, ठीक है, यू शेप की ट्यूब लूँगी और इस यू शेप ट्यूब में मैं यहाँ पर कोर्क लगाकर इसमें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर देती हूँ और इस यू शेप ट्यूब में मैं फिक्स कर लेती हूँ, इसमें क्या ऐड कर लेती हूँ, क्या फिल कर लेती हूँ, कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशन सॉरी, ठीक है। एक यू शेप ट्यूब लेकर उसमें मैंने 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स क्यों लगाए, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं पार्टिकल्स के साथ, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और इस यू शेप ट्यूब में मैंने फिल कर लिया कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, और जब इलेक्ट्रिसिटी मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं अगर, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, वो सॉरी नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, यानी कि वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि पार्टिकल्स पर चार्ज था। द कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फिनोमिनन है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस कोलोइडल सॉल्यूशन, चार्ज्ड पार्टिकल मूव टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। means positively charged particle will move toward cathode and negatively charged particle will move toward anode। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है देन अगर आप किसी तरह से पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोक देते हो, ये हमारी यू शेप की ट्यूब है, ठीक है, आपने इसके अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, आपने किसी तरह से ना बीच में मूवमेंट को रोक दिया। मान लो आपने ना यहाँ पर कोई सरफेस मतलब कि किसी तरह की मेम्ब्रेन लगा दी जिससे कि कोलोइडल पार्टिकल्स मूव ही ना कर सकें इधर से उधर या उधर से उधर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिस्पर्जन मीडियम जो है वो मूव करेगा। दैट कैन बी डिस्पर्जन मीडियम कैन बी मेड टू मूव इफ़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज समहाउ प्रिवेंटेड। किसी तरह से अगर आपने कोलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोक दिया तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को भी मूव करवाया जा सकता है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, जो ये हमने किया कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को मूव कराया जा सकता है अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को या कोलोइडल पार्टिकल्स को रोक दिया गया मूव करने से, तो इस मूवमेंट को इलेक्ट्रोओस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सोलवेंट है एक तरह से, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सोलवेंट होता है वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो जब सोलवेंट मूव करता है, आपको याद हो तो हम उसे ओस्मोसिस कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो डिस्पर्जन मीडियम अगर मूव कर रहा है तो इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड
when movement of colloidal particles is somehow prevented during electrophoresis, ठीक है, is called electroosmosis। तो ये सभी कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी कोएगुलेशन है, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मेन ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से स्टडी करो एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। ओके।